गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के ऊपर, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक हमारा है सर्कुलर परम्यूटेशन, वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। देखिए, अभी क्या करना है, हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हमें गिवन है और 4 वोवेल्स हमें गिवन है। हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग, जितने भी वर्ड बनाने हैं उसमें क्या है कि 3 तो कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए एंड 2 वोवेल्स। देखिए, 3 कॉन्सोनेंट्स हमें चूज करने हैं और 2 वोवेल्स। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है 7, तो 7 में से 3 चूज करना है। सो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 7 consonants can be selected in 7 C3 ways। सिमिलरली बच्चों हमारे पास क्या वोवेल्स है 4, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे 4 वोवेल्स है हमारे पास, 4 में से हमने कितना चूज करना है 2 वोवेल्स, हमने 2 चूज करने हैं। सो वी राइट 2 वोवेल्स out of 4 can be selected in 4C2 ways। so वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अब हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चों वर्ड बनेगा हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल्स के साथ जो वर्ड बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, फिर 5 लेटर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, वो एक 5 लेटर का वर्ड बनेगा और 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 120 वेज उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाता है 7C3 इंटू 4C2, और साथ में बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 फैक्टोरियल से। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास वोवेल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे हम मान लेते हैं A, E, I, ये 3 तो हमारे पास आ गए वोवेल्स। ठीक है, कोई भी 3 ले लिए मैंने, सॉरी कॉन्सोनेंट्स चाहिए थे हमें। सो यहाँ पे आप कोई भी 3 कॉन्सोनेंट्स चूज कर लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं C, P, R, ये 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए और वोवेल्स 2 रखने, हम रख लेते हैं I एंड O। तो ये देखिए अब टोटल मिला के हमारे पास क्या बन गए, 5 लेटर्स बन गए विच कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो इसको टोटल को सिंप्लीफाई करेंगे जब हम 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल, सो वी गेट 25,200। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता चुका था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन out of 52 playing cards if each selection of cards has exactly 1 king। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से हमें 5 कार्ड चूज करने हैं। वो तो बहुत सिंपल है, अगर डायरेक्टली इतना सा क्वेश्चन हो तो 52C5 हो जाएगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगी है, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, एग्जैक्टली 1, उसमें एक किंग का होना जरूरी है। सो ये ऑलरेडी ऑलवेज इंक्लूडेड वाला केस आ जाता है बच्चों, यहाँ पे जो हमने पहले किया था रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस में भी, जिसकी हमने बात करी थी, ऑलवेज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे जो एक किंग है वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो देखिए, सिंस 1 किंग, ठीक है ना, एग्जैक्टली बोला, एग्जैक्टली 1, इसलिए सिंस 1 किंग इज ऑलरेडी included out of 5 cards, तो फिर हमारे पास बच्चों जो बच जाता है वो क्या बचेगा, 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे क्योंकि वो एक तो किंग सिलेक्ट हो गया, तो हमारे पास बच गए 4 कार्ड्स
जो हमें अब सिलेक्ट करने हैं। ओके, अब हम जो 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, अब उन कार्ड्स में कोई भी किंग नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, जो 52 कार्ड्स हमारे पास है उसमें से 4 किंग्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो हमारे पास आ जाता है 48 नॉन किंग्स कार्ड, यानी कि इनमें किंग्स नहीं है। ठीक है, तो जो बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, एक किंग तो हो गया, बाकी 4 में किंग नहीं होना चाहिए, तो वो फिर 48 में से सिलेक्ट होंगे एंड दैट कैन बी डन इन 48C4। ठीक है ना। सो 1 किंग कैन बी selected in 4C1 ways and remaining 4 cards can be selected in 48C4। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 किंग्स उसमें से रिमूव कर देंगे तो 48 बन जाते हैं जो नॉन किंग कार्ड है। तो जो 4 कार्ड बचेंगे वो 48 में से सिलेक्ट होंगे और किंग जो है वो फिर 4 किंग में से एक सिलेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इट इज क्या बनेगा फिर 4C1 एक किंग हो गया और बाकी के 4 रिमेनिंग कार्ड्स। ये हमारे पास आंसर आया था बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा एंड इट इज 778320। ओके, यू कैन चेक इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, a candidate is required to pass in 4 different subjects. In how many ways can he fail? देखिए, एक बच्चे को जो एग्जामिनेशन में पास होना, उसके लिए चारों सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर वो फेल होता है तो कितने तरीकों से फेल हो सकता है? ठीक है ना। वैसे तो फेल होना अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं। देखिए, सो अब देखिए 4 उसके पास सब्जेक्ट्स हैं, चारों में जब पास होगा तभी उसको पास माना जाएगा। इसका मतलब अगर वो एक में भी फेल हो जाता है तो उसको फेल माना जाएगा। सो हमें क्या कौन कौन से केसेस बनेंगे यहाँ पे? फॉलोइंग केसेस अराइज। देखिए कौन सा पहला केस बनेगा, इफ द कैंडिडेट fails in one subject। अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तब भी उसको फेल माना जाएगा। दैट इज सो रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू, अब उसके पास देखिए कितने सब्जेक्ट है टोटल 4। अब उसको एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया तो यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, 4 में से एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट हमने चूज किया, इस तरह से ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें वो फेल हो गया। किसी में भी फेल हो सकता है। उसके बाद सेकंड केस हमारे पास जो बन रहा है बच्चों, इफ कैंडिडेट फेल्स इन 2 सब्जेक्ट्स। अगर वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, सो रिक्वायर्ड वेज कितनी बनेगी फिर 4C2। और इसी तरह से वो 3 सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है। ऐसे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ केस बनेगी, इफ कैंडिडेट फेल्स इन 3 सब्जेक्ट, सो रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू 4C3। और अगर कैंडिडेट जो है चारों के चारों सब्जेक्ट में फेल हो जाता है फिर तो कोई चांस ही नहीं बचा बेचारे के पास। ठीक है, इट मीन्स 4C4, 4 सब्जेक्ट थे, चारों में फेल हो गया। सो ये डिफरेंट केसेस बनेंगे बच्चों जहां पर वो फेल हो सकता है। तो इन सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पॉसिबल केसेस ऑफ फेलियर आ जाता है।
Therefore, total number of failure cases इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे हम 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, देखिए बच्चों, जब हमारे पास टेल 1 होता है, ये हेड और ये टेल मैं पहले बता चुका हूँ, जब हमारे पास टेल 1 होता है तो आंसर हेड के इक्वल आता है, सीधा 4 आ जाएगा। 4C2 को आप सॉल्व करिए, ये 6 आएगा। और जब हेड और टेल में एक ही नंबर का डिफरेंस हो, जैसे यहाँ 4 और 3 एक ही नंबर का डिफरेंस है, तो देखिए जो फॉर्मूला हमारे पास लगता था NCR इक्वल टू NC n माइनस R, इन दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पे हो, जैसे 4 - 1 3 आ गया, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। सो अगेन इट इज 4। और जब हेड और टेल दोनों बच्चों इक्वल होते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। सो यहाँ पे ऐड करके हमारे पास टोटल बन गया 15 वेज, यानी कि 15 तरीकों से वो फेल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बॉक्स कंटेन 100 रुपीज नोट, एक बॉक्स है बच्चों, उसमें एक नोट तो है 100 रुपीज का, और एक नोट है 10 रुपीज का, और एक नोट है 5 रुपए का 5 रुपी नोट। एंड 4 डिफरेंट कॉइन्स, अलग अलग तरह के 4 कॉइन है। हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट? तो जो हमारे पास उसमें टोटल अमाउंट बनता है, उसमें से अगर हम एक्सट्रैक्ट करें, कुछ अमाउंट निकालें, तो कितने अलग अलग तरह का अमाउंट हम उसमें से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। सो देखिए, डिफरेंट अमाउंट कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग वेज। एनी ऑफ द कॉइन एंड द नोट कैन बी ड्रॉन इन, कोई भी कॉइन या कोई एक नोट हम निकालते हैं, एक की बात करें तो कितनी वेज में निकाल सकते हैं? 7C1। अब ये 7 कैसे आया बच्चों? देखिए 4 तो हमारे पास यहाँ पे कॉइन हो गए, ठीक है ना, 4 कॉइन्स प्लस 3 नोट्स, एक 100 रुपए का है, एक 10 का और एक 5 रुपए का है, प्लस 3 नोट, तो हमारे पास टोटल 7 आ जाते हैं। इसलिए तो उनमें से एक चूज करेंगे। सिमिलरली एनी 2 ऑफ द नोट्स एंड कॉइन कैन बी ड्रॉन, अगर हम दो निकालें तो 7C2। इसी तरह से एनी 3 ऑफ द नोट्स एंड कॉइन कैन बी ड्रॉन इन 7C3। फिर 4 नोट्स और कॉइन, एनी 4 ऑफ द नोट्स एंड द कॉइन कैन बी ड्रॉन इन 7C4 वेज। इसी तरह से फिर 7C5 आ जाता है हमारे पास, फिर 7C6। एट लास्ट अगर सारे के सारे एक साथ निकाले जाए, all 7 of the notes and coin can be drawn in 7C7 ways। सो यहाँ पर हम इन सभी केसेस को बच्चों ऐड करेंगे। देखिए क्योंकि इंडिपेंडेंट है, जब हम 1 कॉइन या 1 नोट निकाल रहे हैं तो वो बाकी वाले केसेस से अलग काउंट होगा, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए अब यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो लास्ट में हम इनको ऐड कर देंगे, 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 एंड 7C7। आप सभी को सभी टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे सेलगेट, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाता है। फिर बच्चों इसको सॉल्व करके, जैसे मैंने अभी बताया, टेल 1 है तो आंसर हेड के इक्वल आ जाता है। 7C2 इट इज 21, फिर 7C3 जो हमारे पास आता है बच्चों वो आ जाता है 35। और देखिए 7 - 3 4 एंड 7 - 4 3, ये दोनों का आंसर सेम आने वाला है, जैसे मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ बच्चों आपको। NCR, ये वाला फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, NCR इक्वल टू NC n माइनस R, दोनों इक्वल होते हैं। फिर 7C5 का आंसर 7C किसके इक्वल होगा? 2 के, क्योंकि 7 - 2 5 एंड 7 - 5 2। सो अगेन ये 21 आ जाएगा हमारे पास। फिर 7C6 और 7C1 का आंसर सेम होता है बच्चों, यही फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा इसमें 7, और जब हेड और टेल दोनों बराबर होते हैं तो आंसर आता है 1। सो इन सभी को ऐड करेंगे, वी गेट 127 जो हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम टू जू as often as he can without taking the same 3 children together more than once। देखिए क्या इसमें, एक फैमिली है, एक फादर है जिसके 8 बच्चे हैं, 8 चिल्ड्रन है। अब वो उनको जू में लेके जा रहा है, तो पहली बात यह है कि उसने जैसे 3-3 का ग्रुप लेके जा रहा है, मान लीजिए वो, तो जैसे पहले 3 बच्चे उसके हैं, मान लीजिए A
बी सी, ये पहले उसने अपने 3 बच्चों को सिलेक्ट किया और इन 3 को जू में लेके जा रहा है। अब अगली बार जो है ये सेम तीनों दोबारा नहीं जाएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, यानी कि 2 एक साथ, 2 उनमें से रिपीट हो सकते हैं लेकिन तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। एक जा सकता है दोबारा से 2 भी, पर तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑफन विल ही गो, उसे कितनी बार, यानी कि फादर को कितनी बार जू जाना पड़ेगा, जा सकता है या फिर, एंड हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो, और इस कंडीशन के अंदर कि जब वो सेम 3 चिल्ड्रन को रिपीट नहीं करेगा तो कितने पॉसिबल वेज इसके बनते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर थोड़ा सा ध्यान से करने का भी है। फादर कैन टेक 3 आउट ऑफ 8 चिल्ड्रन, अब टोटल तो हम सीधे सी बात करें क्योंकि उसने 8 में से 3 सिलेक्ट करना है, सो इट इज पॉसिबल इन 8C3। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर बचेगा जो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3, दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ जाता है 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 6, सो 8 7 56। सो 56 वेज तो ये आ गई, ठीक है, यानी कि 56 टाइम तो उसको जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकर जा सकता है बच्चों को। अब हम ये मान लेते हैं लेट अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड, क्योंकि उसने क्या कहा है, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन हाउ ऑफन विल ही गो एंड हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो, यानी कि रिपीट भी हो सकता है यहाँ पे कोई चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम यहाँ मान लेते हैं लेट अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड, जैसे मैंने अभी कहा था कि उसके हम मान लेते हैं ये A B C अपने 3 बच्चों को इनको पहले लेके जाता है, अगली बार क्या करता है वो A को इंक्लूड करता है और B C को उठा के D और E इनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे A इंक्लूड हो गया, इसी तरह से A की जगह B और C भी हो सकते हैं, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर चाइल्ड उसका यहाँ पे इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो फिर जो बाकी 3 उसने टोटल 3 लेके जाने थे उसमें से एक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास यहाँ पर 2 स्टूडेंट और बच गए, ठीक है, जिनको वो लेके जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल इन, देखिए, सो टोटल हमारे पास 8 थे, उसमें से एक माइनस हो गया, रिमेनिंग 7 रिमेनिंग आ गए हमारे पास। और अब इन 7 में से देखिए तो दोनों जगह से कम होगा, क्योंकि जब एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे 3 में से भी कम हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड वेज हमारे पास जो आ जाएंगी, फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड वेज 7 एक ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है और 3 में से भी कम हो जाएगा 7C2, सो ये हमारे पास बन जाता है 21 वेज। 7C2 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, 21 वेज, यानी कि हर एक बच्चे की अगर हम बात करें तो हर एक बच्चा जो है 21 टाइम्स जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर अब हमारे पास आ जाता है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन का, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में या राउंड द टेबल, किसी गोल टेबल के चारों तरफ बिठाते हैं, एक सर्कल के ऊपर अरेंज करते हैं, सर्कल फॉर्म में बिठाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सच परम्यूटेशन इज n-1। अगर हमने n ऑब्जेक्ट्स को ऐसे यहाँ पे अरेंज करना है तो एक कब हो जाता है वो, इसलिए क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे हम रो में बिठाते हैं तो जैसे A और B, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। सर्कल में क्योंकि कोई किनारा नहीं होता तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो ये फिर टोटल नंबर ऑफ वेज हमारी n-1 फैक्टोरियल वेज बन जाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 स्टूडेंट्स को सर्कल के ऊपर बिठाना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे मर्जी बिठा लें, तो सीधा 8-1 दैट इज 7 फैक्टोरियल 5040 ये आंसर आ जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट अराउंड अ टेबल। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट, कंडीशन क्या है, इफ इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट टू सिट टुगेदर। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साथ नहीं बैठने वाले, यहाँ पे राउंड द टेबल ही बिठाना है। सो देखिए फिर हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं 8 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर है। सो नंबर ऑफ वेज
ऑफ अरेंजिंग 8 ऑब्जेक्ट्स या 8 प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, 8 PMs इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि राउंड द टेबल हमें बिठाना है गोल टेबल के चारों तरफ। अब यहाँ पे कि एक इंडियन और एक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इनको इकट्ठे नहीं बिठाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे परमुटेशन में हमने पहले भी किया था कि ऑलवेज टुगेदर वाला केस हम मान लेते हैं कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया एंड पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों को हम क्या करते हैं एक साथ बिठा देते हैं, पहले इन दोनों को सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, ठीक है। तो क्या किया फिर हमने 8 में से ये 2 पहले तो निकाल दिए, इंडिया और पाकिस्तान, तो बच गए 6। अब इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट माना है तो वो 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 1 अब हमारे पास टोटल 7, ठीक है ना। ऑलवेज केप्ट टुगेदर का केस हम ऑलरेडी परमुटेशन में कर चुके हैं, तो हमारे पास अब इनको बन जाएगा 7 फैक्टोरियल वेज जहां पे इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज वेयर इंडियन एंड पाकिस्तानी PMs आर टुगेदर, जहां उनको एक साथ बिठाया जाएगा, तो वो बन जाता है हमारे पास, देखिए कितना देता है यहाँ पे 8 माइनस 2, ये बना 6 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया 7 फैक्टोरियल वेज। ये हमारे पास बन रहा है बच्चों यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल नहीं होगा, ये हमारे पास 7 जो है टोटल कैंडिडेट बन गए। अब इनको जो है 7 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज करेंगे, क्योंकि ये भी राउंड द टेबल ही बैठने वाले। अब ये जो बच्चों हमने केस बनाया, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान एक साथ बैठे हैं, ठीक है, और ये जो बनाया हमने टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर वो एक साथ भी बैठे हैं और अलग अलग भी, यानी कि ये वाली जो 7 फैक्टोरियल वेज बनी है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गई, जिसमें क्या है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साथ भी इंक्लूडेड होंगे और अलग अलग वाले भी केस इसी में आ जाएंगे। तो फिर टोटल में से हम ये ऑलवेज टुगेदर का केस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, जो आंसर बनता है हमारा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, और साथ में अभी हमने क्या करना है, ये ऑलवेज टुगेदर का केस किया था, इसको हम 2 फैक्टोरियल 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेफ्ट राइट आपस में अरेंज हो सकते हैं, पहले इंडिया वाला फिर पाकिस्तान वाला, या एक साइड पाकिस्तान और फिर दूसरी साइड इंडिया, तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, वो 2 फैक्टोरियल में दैट इज 2, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 7 माइनस 2, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 5, 720 इंटू 5, तो आंसर आ जाता है 3600। ओके, सो इसका ध्यान रखना है बच्चों, हमने ऑलवेज टुगेदर का केस टोटल नंबर ऑफ केसेस में से माइनस कर देंगे। सो इसी में बच्चों हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन में एक छोटा सा फिर कंसेप्ट आता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। ये क्या होता है देखिए, लेट n person sit around a round table for a clockwise and anti-clockwise arrangement. The only difference is that right hand neighbor in one case changes into left hand neighbor in another case. देखिए कैसे, इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन है A, इधर बैठा है B और इधर बैठा है C, ठीक है। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो पहले C आएगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले B आएगा, बस एक ये डिफरेंस पड़ने वाला है इसमें, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों। इफ हाउएवर नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, और अगर ये जो है डिस्टिंक्शन किधर से हमने स्टार्ट करना है, लेफ्ट या राइट, अगर हम इसको कंसिडर ना करें तो सीधा सा फिर फॉर्मूला बन जाता है, देन n person can be seated around a table in n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। n-1 तो नॉर्मली हमारे पास था सर्कुलर परमुटेशन के लिए,
तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उस केस में चाहे आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो हाफ हाफ ही काउंट होगा, ठीक है ना, जितना एक साइड से है उतना ही दूसरे साइड से। ओके, लाइक इन एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर्म अ नेकलेस। अलग अलग कलर के हमारे पास नेकलेस हैं, वो फ्लावर्स हैं, उनसे हमने नेकलेस बनाना है। अब बच्चों हमारे पास 10 फ्लावर है यहाँ पे 10। अब क्योंकि यहाँ पे गार्लैंड में जो होता है बेटा या नेकलेस में जो होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकली होता है। अलग अलग कलर्स के जब आप इसमें फ्लावर लगाओगे, सपोज यहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर का फ्लावर है, फिर सपोज रेड कलर का आ गया, फिर आ गया ग्रीन कलर का, सपोज ऐसे हमने इसको पैटर्न पे रखा है, व्हाइट रेड ग्रीन, फिर व्हाइट रेड ग्रीन, व्हाइट रेड ग्रीन। तो इस तरह से जब हम दोनों साइड से काउंट करेंगे तो वो पैटर्न सेम ही रहेगा, जैसे व्हाइट रेड ग्रीन, जैसे व्हाइट रेड ग्रीन, जब भी हम बनाते हैं इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिक रहता है वो, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बिकम 1/2 × 10⁻1 फैक्टोरियल। तो ये आंसर थोड़ा सा बढ़ाएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पे इसलिए ये आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यू कैन चेक इट। पेपर में आप अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं बच्चों, क्योंकि 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करना फिर बहुत लेंथी पड़ जाता है। इतना ही आंसर आप छोड़ देगा, आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। So the next question is, in a playground 3 sisters and 8 girls are playing together। एक ग्राउंड में 3 सिस्टर्स हैं और उनके साथ 8 गर्ल्स और हैं बच्चों, वो खेल रही है। In a particular game, how many ways can all the girls sit in a circular order so that three sisters are not together। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है बच्चों, जो भी हम पीछे करके आए हैं कि तीनों सिस्टर्स को एक साथ नहीं बिठाना। ये आंसर्स यहाँ ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास 8 गर्ल्स प्लस 3 सिस्टर, टोटल 11 गर्ल्स बन जाती हैं। उनको राउंड सर्कल या टेबल कैसे 11-1 दैट इज 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने सिस्टर को अलग नहीं बिठाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनको ऑलवेज टुगेदर वाला केस निकालते हैं। दीज 3 सिस्टर्स नाउ रीअरेंज देमसेल्फ इन 3 वेज। जब वो एक साथ इकट्ठी बैठेंगी तो वो आपस में लेफ्ट राइट तो पोजीशन चेंज कर सकती है, ठीक है ना। वो होगा 3 फैक्टोरियल वेज में। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द नंबर ऑफ वेज सो दैट 3 सिस्टर्स ऑलवेज कम टुगेदर। अभी हम ऑलवेज कम टुगेदर का केस निकाल रहे हैं, तो वो बन जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, अब देखिए 11 था, उसमें से 3 अलग से आपस में अरेंज हो रही है, और बाकी जो 8 उसमें से माइनस करके 11 - 3 8 फैक्टोरियल वो आपस में रीअरेंज हो जाएंगी। Hence the required number of ways in which arrangement can take place if none of the sister is together। तो क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास आ रहा था 10 फैक्टोरियल, उसमें से ऑलवेज टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेशन बच्चों यहाँ थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आपका ये आंसर आ जाता है। सो इस तरह के सभी केसेस में जहां पर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखा जाता है, तो हमने क्या करना है, टोटल केस जो हमारे पास बनेंगे, टोटल परम्यूटेशंस माइनस ऑलवेज टुगेदर का केस कर देंगे। ऑलवेज टुगेदर वाला जो भी केस होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो नेवर टुगेदर वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको परम्यूटेशन में बता चुका हूं, इसका ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 people E, F, G, H, A, C can be seated at a round table such that E and F must always sit together। यहाँ पे ये हमेशा एक साथ रहेंगे। पिछले वाले केस में था कि ऑलवेज टुगेदर नहीं होना चाहिए था गर्ल्स को, 3 सिस्टर्स को। सो लुक, E and F always sit together, ये हमेशा एक साथ बैठेंगे बच्चों, तो ये आपस में लेफ्ट राइट हो सकते हैं। जैसे सपोज पहले E बैठा फिर F, दूसरे केस में क्या है, F पहले आ जाएगा और E बाद में। तो ये तो 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ बचेंगी, दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज में आपस में अरेंज हो सकते हैं। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ 5 people इन अ सर्कल कैन बी। देखिए अब क्या होगा, 6 हमारे पास टोटल है, 6 में से हमने 2 माइनस कर दिए, कौन कौन से, E एंड F, तो हमारे पास रह गया 4। और फिर उसमें जो हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि E और F जो है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गई एक तरह से, इनको इकट्ठा ही बिठाना है, तो ये इनका सिंगल केस ऐड हो जाएगा, इनको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो हमारे पास 4 + 1 5 बन जाते हैं। ओके, तो अब 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सर्कुलर वे में बिठाते हैं तो बनता है 5 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 24 वेज। 24 वेज ये आ गई, तो और
2 फैक्टोरियल जो था वो ये आपस में लेफ्ट राइट हो रहे थे, तो हमारे पास आंसर आया था 24 इंटू 2 दैट इज 48 वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 पर्सन मीट इन अ रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल अदर। एक रूम में 12 लोग हैं बच्चे, वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो ये वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या है, हैंडशेक हमने निकालने हैं टोटल। अब देखिए हाथ जब भी मिलाते हैं तो 2 पर्सन एक साथ मिलेंगे तभी वो हाथ मिलाएंगे, यानी कि एक सिंगल हैंडशेक के लिए हमें कितने 2 पीपल चाहिए। ठीक है, फॉर single handshake two person are required। ओके, और हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं 12, यानी कि एक हैंडशेक तभी पॉसिबल होगा जब 2 पर्सन आपस में मिलेंगे। सो सीधी सी बात है यहाँ पे बच्चों, हैंडशेक का टोटल कितने होंगे 12 में से 2 हमें सिलेक्ट करने हैं, वो कोई से भी 2 हो सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 12c2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 दैट इज 10 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे आ जाता है बच्चों 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पे स्टॉप करते हैं इसको, अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, 2 6 12, सो 11 इंटू 6 दिस इज 66 वेज। ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि टोटल हैंडशेक्स कितने बनेंगे फिर 66 हैंडशेक बनेंगे। ओके, तो बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सेम टाइप नहीं मतलब और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे बच्चों उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है ये, इसमें आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा, जितना करें उतना कम। ओके, ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन कर लोगे और ये सोचोगे उससे अगला भी हमारे पास निकले। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई अलग कंडीशन होगी, और कॉम्पिटिशन लेवल पे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है बच्चों, इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस इस चैप्टर की कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर सीक्वेंट एंड सीरीज, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो टिल देन टेक केयर।